बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, जिस लम्हे हम आपसे बात कर रहे हैं, इस लम्हे प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बहुत अहम ट्वीट आया है जिसमें कि उन्होंने ये ऐलान किया है कि एक बहरी बेड़ा जो कि ताकतवर तरीन बेड़ा है, उनके मुताबिक वो ईरान के करीब खलीज फारिस में पहुँच चुका है। और ये जो बहरी बेड़ा है उन्होंने कहा है कि अभी भी यानी दावत दी एक मरतबा फिर, यानी जिसे कहते हैं कि फ़ोर्स के साथ एक तरफ उनके हाथ में डंडा है और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करे, जिसका कि एक ही पर्पज़ है और वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के को ख़त्म करने के हवाले से जो है वो बातचीत की जाए। तो मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा नज़र आ रही है। इस वक्त जो हालात हैं उसमें ईरान के जो मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी सूरत भी कोई भी जारहाना जो इक़दाम है उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा और पहले से ज़्यादा भरपूर जवाब दिया जाएगा ईरान की जानिब से। और साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत ज़रूर होगी लेकिन ईरान जो है वो इसको अपना दिफा करना भी जानता है। अब्बास अराग़ची साहब ने आज एक गुफ्तगू की थी और उन्होंने इस गुफ्तगू के अंदर ये कहा था कि कुछ दोस्त ममालिक जो हैं वो ख़ुद बातचीत के लिए मीडिएट करवा रहे हैं, सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान ने किसी को नहीं कहा, ताहम उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के ऑप्शंस भी हमारे खुले हैं लेकिन किसी किस्म की कोई कमज़ोरी जो है उसको ना समझा जाए। ये भी आपको बताएं कि सदर पेज़ेश्कियान जो हैं ईरानी सदर, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान साहब से भी बात की थी आज टेलीफोन पे और उसके बाद जो ख़बरें आई हैं उसमें मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इस वक्त तक एक्टिव हैं कि ये जो मामला है, ये तनाज़ा है, ये रुक जाए, लेकिन इसके इम्कानात बहुत मादूम नज़र आते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, ज़ाहिर है कि जो भी खित्ते की सूरत हाल है, पाकिस्तान इसमें एक बहुत की मुल्क है, हमारा किरदार क्या होगा इसके ऊपर भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये मामलात आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी ख़बर है वो ख़बर है इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक, जिसके ऊपर अब बहुत सारी इस वक्त तक चहम गोइयाँ भी हो रही हैं, ख़बरें भी आ रही हैं। ये ख़बर 2 दिन पहले आई थी, उसके बाद आज डॉन अखबार ने इस खबर को छापा है कि इमरान खान साहब की जो बाईं आँख है वहाँ पर उनको उसके साथ कुछ उसमें कोई तकलीफ़ हुई या उसकी कुछ प्रोसीजर था वो मुकम्मल करना था, जिसके लिए उनको पिम्स में लाया गया, रात गए और उनका जो प्रोसीजर है इसको कंप्लीट किया गया। याद रहे कि कल उनकी बहनों की मुलाकात का दिन था, उनकी मुलाकात उनसे नहीं करवाई गई, उनके जो लॉयर्स हैं उनकी भी मुलाकात नहीं हो सकी और गुज़िश्ता कई माह से उनकी अपनी फैमिली के साथ जो मुलाकात है वो मुमकिन नहीं हो पाई है, मुमकिन नहीं की गई है। अब कल मुलाकात है, क्या ये मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। अब देखना है कि हुकूमत उनसे मुलाकात करवाती है या नहीं करवाती। ये भी खबरें आई थी कि कल बैरिस्टर गौहर साहब को इजाज़त दी गई थी लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने मिलने से इनकार किया। आज इस खबर की तरदीद बैरिस्टर गौहर साहब ने की है और ये कहा है कि उनसे मुलाकात का नहीं कहा गया। बहरहाल इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। सुहेल आफरीदी साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हो चुके हैं। ये रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात का केस था जिसमें कि उनकी अदम हाज़िरी हुई और उसके बाद नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हुए हैं। इससे पहले गुज़िश्ता 2-3 दिनों से सुहेल आफरीदी साहब मुसलसल ट्वीट्स भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपना बयानिया भी दे रहे हैं तीरा के हवाले से, जहाँ पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। वो ये कहते नज़र आते हैं कि कोर कमांडर IGFC की सरबराही में 24 रुकनी कमेटी जो थी वो तश्कील दी गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मजबूर किया गया लोगों को घर से निकलने के लिए। लेकिन कल हमारे प्रोग्राम पे शफी जान साहब ने इस बात की तस्दीक की कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो रिलीफ फंड था या उसके लिए जो इक़दामात थे करने के लिए 4 अरब रुपए का जो बजट था वो मुख्तस किया था और उसको अप्रूव किया था और उन्होंने ये भी कहा कि ये वॉलंटरीली जाने के लिए जो नोटिफिकेशन था वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जारी किया था। सो ये सवालात तो अपनी जगह पे बहुत अहम हैं कि अगर ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अक्टूबर के अंदर और उसके बाद फिर दिसंबर में ये हो चुके थे, जिरगे भी हो चुके थे, ये अप्रूवल भी हो चुकी थी, तो फिर मजबूरन कैसे इस मामले को जो है वो कह रहे हैं कि किया गया है। बहरहाल ये तहकीक तलब है वफाक की सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी, क्योंकि इस वक्त भी खुले आसमान तले लोग मौजूद हैं। इस पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ इस मामले के ऊपर भी कि क्या एक मरतबा फिर सुहेल आफरीदी साहब की जो वज़ारत आला है वो ख़तरे में हो सकती है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और जमीयत उलमाए इस्लाम
पाकिस्तान जो है उनके भी 8 फरवरी को अलग अलग प्रोग्राम हैं अपने एहतजाज के, और एहतजाज के लिए जलसों के शेड्यूल का ऐलान किया है JUIF ने, जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके साथ साथ वापसी के लिए भी कोशिश यानी बातें हो रही हैं कि क्या वो वापस आ सकते हैं कमेटियों में या नहीं। होगा क्या, कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है, कोई ये जो इतनी ज़्यादा जो महाजराई है कहीं पे इसका कोई ख़ात्मा हो सकता है। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वायरमैन हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप मौजूद हैं बिलाल अज़रकियानी साहब जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली लाहौर से हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले बैरिस्टर साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इमरान खान साहब की जो तबीयत है उसके बारे में मुतज़ाद इत्तलात हैं, तस्दीक नहीं की डॉक्टर्स ने, लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि उनको पिम्स लाया गया था। क्या कहेंगे आप, आपके पास क्या इत्तला है, पार्टी के अंदर क्या बात है, उनकी फैमिली क्या कह रही है, कुछ बताएंगे इस मामले पे? पार्टी का तो जी बेसिकली जिसमें कोर कमेटी में इस पर डिटेल डिस्कशन हुई और सारे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जिस कंडीशन में रखा गया। और देखें, एक होती है सोशल मीडिया की न्यूज़, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये चीज़ आई है और वीकेंड की खबर पिम से को रिलेट करके अगर इस तरह की कोई चीज़ है और फैमिली को इंटीमेट भी नहीं किया जाता, मतलब हमेशा होता है कि कोई ऑपरेशन कराने जाए तो पेशेंट के गार्डियन किसी की कंसेंट ली जाती है, तो इस तरह की सूरत हाल में किस तरह की इमरान खान को ट्रीटमेंट दी जा रही है और किसी जाती नॉलेज को एक्सेस तक ना दी जाए, तो ये बड़ी परेशान कौन है। और इससे जुड़ी हुई एक बात देखिए, खान साहब का जिस वक्त अडयाला गए थे उस वक्त से रूट कैनाल का इशू आ रहा था और आज तक अब देखें 2 साल होने को आ गए और आज तक वो रूट कैनाल एक नॉर्मल सा प्रोसीजर था, वो नहीं होने दिया गया। क्यों नहीं होने दिया गया? कि खाली डर किस चीज़ का है कि इमरान खान का अक्स कोई ना देख ले। भाई आप इस चीज़ से बाहर निकले। इमरान खान तो एक नज़रिया बन चुका है, वो तो लोगों के जहनों में, लोगों के घरों में मुकम्मल तौर पे सराहियत कर चुका है। अगर इस चीज़ से कतई नज़र हट के देखें, इमरान खान एक इंसान है, उसके एक हकूक़ हैं, उनको आप इस तरह से पामाल नहीं कर सकते। इमरान खान को ड्यू एक्सेस, फैमिली को एक्सेस देनी बनती है। देखें, हम नहीं कह रहे आर्बिट्रेरी डिटेंशन, UN की सब कमेटी वो कह रही है कि खान साहब को आर्बिट्रेरी डिटेंशन में रखा है और उनकी डिटेंशन अमाउंट्स टू फिजिकल टॉर्चर, मेंटल साइकोलॉजिकल टॉर्चर को अमाउंट करती है। तो आप खुद देखें, आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस हाल में रखेंगे तो आम इंसान के साथ क्या हो रहा है, इंसानियत की हम और कितनी तजलील करेंगे। अच्छा, ये बिलाल साहब आप ज़ाहिर है इसके ऊपर कमेंट कीजिए, क्यों हुकूमत जो है वो ये मुमकिन नहीं बना पा रही? एक तो उनकी सेहत के बारे में अगर कंसर्न्स हैं और जो कि हैं तो फौरी तौर पर हुकूमत को रिस्पॉन्ड करना चाहिए इसके इन खबरों को, मगर हम देख रहे हैं कि एक चुप है, खामोशी है, क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मेरे लिए तो ये तरजीह नहीं है जी, बुनियादी तौर पे आप मुझसे पूछें बतौर एक मेंबर ऑफ द असेंबली और हुकूमत में मेरी जिम्मेदारियाँ, तो मैं सुबह उठ के ये नहीं देखता कि इमरान खान साहब क्या किससे मुलाकात हुई या नहीं हुई। बाकी देखिए, वो एक कैदी हैं, हर कैदी के हकूक़ हैं, जो उसके हिसाब से उनका बनता है जेल मैनुअल के हिसाब से वो उनको मिलना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से जेल से बैठे हुए रियासत और अफवाज को गालियाँ भी नहीं निकालनी चाहिए, उस पर भी PTI को ज़रूर गौर करना चाहिए। और दूसरी बात ये जी, देखिए जेल मैनुअल डिटर्मिन्स दैट, और उस हिसाब से हुकूमत का काम ये जवाब देना नहीं है। अगर उनकी सेहत ख़राब थी और जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट बनती है और अगर वो हस्पताल गए हैं तो वो ठीक है। देखिए, और जिस तरह किसी भी कैदी का है वो होना चाहिए। तो मगर मेरे पास फ्रैंकली इसके हवाले से कोई मालूमात नहीं है। मगर आप ये कह रहे हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक तो कैदियों के भी हुकूक होते हैं। जी, जैसे मैं आपसे कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक, तो क्या उस मैनुअल के अंदर उनकी मुझे नहीं पता जी, मैं जेल मैनुअल का मैं जेल मुलाकात की नहीं जी, पहले होती नहीं जी मुलाकातें, तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा गिनवाई भी की थी, जितनी शायद खान साहब की हुई वो आम कैदी की नहीं होती। पहले ये भी होता रहा और हर किस्म की सहूलियात भी मिलती रही हैं और मेरे ख्याल से रिसेंटली भी उनकी बहनें शायद उनसे मिली हैं। तो देखिए, मुलाकात माजी में भी बेतहाशा होती रही हैं, बल्कि बियॉन्ड जेल मैनुअल भी होती रही हैं। अगर आप देखा जाए, चाहे वो कोर्ट में था, चाहे वो फैमिली थी, चाहे वो उनकी पार्टी थी, मल्टीपल मुलाकात। लेकिन अब नहीं हो रही ना जी, मगर रिसेंटली उनकी शायद बहनें मिली भी हैं। तो देखिए, मेरे बहन कुछ दिन पहले, मैं ख्याल है 1 महीना उस बात को भी हो गया है। तो आप नहीं समझते कि ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी कैदी, चले ये तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं,
وہ جیل میں ہے اور اس کی فیملی اس کے وکیل اس سے نہ مل سکے، یہ کیا انسانی حقوق میں نے کے آپ سے مطابق میں ہے؟ وہی بات پھر سے دہرا سکتا ہوں کیونکہ آپ کا سوال کا جواب وہی ہے کہ جیل مینول کے مطابق میرے نزدیک جو بھی بنتا ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، جس طرح کسی بھی قیدی کا جو بھی ہے تو اس حساب سے ملاقات ہونی چاہیے، نہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے نہ اس سے کم ہونی چاہیے۔ تو باقی مجھے نہیں پتا خان صاحب کے اسپیسیفک کیس کے اندر کیا معاملات ہیں ان کے اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے کیا کیس ہے، مگر میں تو آپ سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جیل مینول کے مطابق کوئی بھی قیدی ہو، خان صاحب ہو، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے جی، نہ خان صاحب ہے نہ کسی اور ٹھیک ہے مصطفیٰ، آپ کیا کہیں گے اس ایشو کے اوپر؟ ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ اب یہ کنسرن بنتا چلا جاتا ہے، پھر بعد میں ریومرز آتی ہیں، پھر افواہیں پھوٹتی ہیں، تو کیا واقعی آپ کے پاس اطلاع ہے کہ ان کو لایا گیا پیمس میں یا سرجری ہوئی یا کچھ بھی؟ اطلاعات کا ہی تو فقدان ہے، اور جب کوئی کانکریٹ انفارمیشن کسی معاملے سے نہیں ہوتی تو پھر قیاس رائیوں کو جنم لینے کا موقع ملتا ہے۔ ہم تو اسی لیے بارہا یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کو ایکسیس اور میڈیا کو بات کرنے کی اجازت اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ وہ پھر فیک نیوز کو خود ہی کرٹیل کر لیتا ہے۔ یہاں پر اب صورتحال ایسی ہے کہ 100 دن سے شاید اوپر ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، ان کی فیملی ان سے ملاقات نہیں کر سکی، بیچ میں صرف ایک چند منٹ کی ملاقات ہوئی ان کی بہن کی، ان کے وکلاء کی، ان کے رفقا کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ جن کے تحت عدالتوں نے حکم دے رکھا ہے کہ آپ ملاقات کرائیں جیل سپرنٹینڈنٹ کو، لیکن آج کل جو عدالتوں کا حال ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب وہ عدالتوں کے احکامات ماننے سے انکاری ہیں، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ انہی عدالتوں کی تعظیم آپ کریں جن کے اپنے فیصلے حکومت ردی کی ٹوکری میں پھینک رہی ہے۔ قیدیوں کے سخت سے سخت کسی کو اگر سزا ہو، 100 قتل بھی کسی نے کیے ہوں، اس کو بھی ملاقات کا حق حاصل ہے۔ سابق وزیر اعظم ہے، ایک جماعت کے سربراہ ہے، ملک کے مقبول ترین رہنما ہے، اور اگر ان کی صحت کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو پنجاب حکومت جس کے تحت جیل خانہ جات کا محکمہ ہے، انہیں سامنے آ کر یہ کلیئرٹی دینی چاہیے تھی کہ اصل واقعہ ہوا کیا ہے۔ یہ تو ابھی ہمیں کسی کو نہیں پتا، یہ تو ہم نہ جانے کس کی بات پہ اعتبار کر رہے ہیں کہ جی کہ آنکھ کا مسئلہ تھا، خدا نہ کرے کوئی اور شاید اخباری اطلاعات ہے، مطلب ڈان اخبار کی رپورٹ ہے یہ۔ اس کے اوپر کلیئرٹی لے کر آنی چاہیے، پنجاب حکومت کو تو سب سے پہلے لے کر آنی چاہیے۔ اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، دیکھیں مجھے فرینکلی بلال بھائی بہت عزیز ہیں، دوست بھی ہیں، بھائیوں کی طرح ایک تعلق ہے، اور بھی جتنے ممبران پیپلز پارٹی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ آپ خود جب ایک ایسے تکلیف دہ مرحلے سے گزرے ہوں تو پھر انسان کو ذرا زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے کہ یار کہ کسی اور کے ساتھ بھلے وہ میرا مخالف ہو اس طرح کی زیادتیاں نہ ہوں۔ لیکن آج یہ جو مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات تو وثوق سے کہہ سکتے ہیں نا کہ وقت بدلے گا۔ تو جب وقت نے بدلنا ہے اور کرسیاں تبدیل ہونی ہیں، چہرے تبدیل ہونے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کے پاس کہنے کو کیا رہ جائے گا؟ ابھی جیسے بسنت کے اوپر ابھی بات ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ بسنت شروع ہو رہی ہے، مگر اس موقع پہ جو مطلب آپ دیکھیں نا کہ گانوں پہ پابندی، اور ٹھیک ہے وہ اب تردید آ گئی ہے کہ بسنت کے ریفرنس میں نہیں لگائی گئی، مگر پھر بھی ایک گانے کے لیے 150-300 گانوں کی فہرست جو ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ ہاں میں اس لیے کامنٹ نہیں کرتا۔ نہیں جی، میں اب آپ مجھ سے لاہور میں بسنت کی نوٹیفیکیشن تو میرے علم میں نہیں ہے، آپ مجھ سے سامنے معاملہ رکھ دیں تو نہیں، حکومت کے اندر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں، میں وفاقی حکومت میں ہوں نا جی، آپ مجھ سے وفاقی حکومت سے متعلق PMLN کا بھی حصہ ہے، مگر میں لاہور میں بسنت کی نوٹیفیکیشن کی تفصیل آپ میرے سامنے رکھ دیں تو میں اس پہ کامنٹ کر سکوں گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ تصویریں جو آپ اپنے انٹرو میں اگر ذکر کر دیتی تو میں اسی ٹائم پہ اس کے اوپر کامنٹ کر سکتا ہوں۔ پتنگ کے تو اوپر تصویر نہ لگ جائے، تصویریں منع کر دی ہیں، چلے ٹھیک ہے، وہ ہونا پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے ایسے ایونٹس کو، لیکن خوف ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خوف احساب پہ سوار ہے۔ نہیں جی، نہیں دیکھیے میں آپ کو سچی بات بتاؤں جی، آپ کے شو پہ آتے ہیں تو کوئی یہ ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، دن میں تو نہیں ہوتا جی، ہمارے دن میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو دن میں ہوتا نا، ہماری تو میٹنگز میں میں آج پورا دن جی ظاہر ہے ٹاک شوز میں تو یہ بات، اب یہی تو ٹاپکس رہ گئے، اور آسما صاحبہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے احساب پہ سوار ہے، احساب پہ سوار ہوتا تو ہمارے دن میں ہماری کئی میٹنگز میں کہیں ذکر آتا ہے، کوئی ذکر نہیں آتا ہے ان چیزوں کے۔ آپ کے شو پہ میں آیا ہوں، آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دینا شروع کر دیا، مگر دن میں ہماری یہ ترجیح بھی نہیں ہوتی، نہ یہ فوکس ہوتا، نہ یہ اٹینشن ہوتی ہے۔ نہیں تو بلال بھائی جو ترجیحات ہیں ان کا بھی کوئی مظاہر ہمارے سامنے نظر آئے نا، لوگوں کی حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے، معیشت
नहीं मुस्तफा भाई, वो एक अलग मौजू है। उन तरजीहात को भी नहीं, उस पे हो रहा है, मगर वो उस पे आपने मेरा जवाब नहीं मानना। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अपनी बात तो कहे ना। हाँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ, जो मुआशी इस्तेहकाम यही पीटीआई। आम आदमी से पूछ रहे कि वो क्या महसूस नहीं सर, आम आदमी ये जानता है कि इमरान खान ने जब 2 साल पहले 3 साल पहले पीटीआई ने ये कैसेट पुरानी हो गई है। नहीं सर, कैसेट नहीं सर, लोगों को बताएं सर, कि आप सुनना नहीं चाहते कैसे बेहतरी मुस्तफा भाई, वो यही बात है ना। एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह अगर 30,000 थी, प्रेस वो आज कॉन्फ्रेंस 15,000 रह गई है सर, तो क्या तो सर वो तब्दीली आई? नहीं, अगर आज मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया और यहाँ पे अगर गैस की और दवाइयों की किल्लत नहीं है तो इस हुकूमत की वजह से गैस की कीमत कहाँ पहुंच गई, दवाइयों की कीमत कहाँ पहुंच गई, आम आदमी की दस्तरस से इमरान खान साहब, चलें आप मुझे कह दें कि तैमूर झगड़ा साहब की और शौकत तरीन की वो दुरुस्त बिलाल भाई, रियलिस्टिकली आपने कब तक इमरान खान करते रहेंगे? सर आप कर रहे हैं, आज देखें ना, आपने शो के स्टार्ट से किया, आपके शो का आगाज इस बात से हुआ, आप पे सवार है सर, मेरे पे नहीं है, आपके, इसलिए आपने शो का जिक्र किया, उसको निकालते हैं। तहफ़्फ़ुज़ आईन मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि बिलाल भाई, आम आदमी के लिए आपने क्या किया? क्या इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह कम हो गई या बढ़ गई? क्या इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी की जिंदगी के अंदर खुशहाली आई या नहीं? मुझे फिर मौका दीजिए। जरूर इन चीजों के ऊपर भी तो आपकी कोई तरजीहात नजर आए ना, वो भी है नहीं, और फिर ऊपर से पॉलिटिकल रिप्रेशन भी है, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। सर, तरजीहात बिल्कुल हैं, आपको शायद जवाब मुनासिब नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो वो नहीं बैठेगी उसमें। नहीं, हम जमहूरी सर, अब मुझे जवाब हम उससे सुनेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कहें जो कहना है। मैं सिर्फ आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं आपको 2 टोक कहता हूँ। पीटीआई ने और अपोजिशन ने पूरी कोशिश की कि मुल्क डिफॉल्ट हो, और यहाँ पे श्रीलंका की तरह पेट्रोल के लिए आपको 5-5 दिन कतार में 10 लीटर के लिए लगना पड़े, और बुजुर्ग खवातीन जिस तरह वहाँ पे 2-2 दिन कुकिंग गैस के लिए खड़ी हुई थी, यहाँ पे लगना पड़े। ये तैमूर, ये में कोई मफरूज़ा नहीं है। तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके सामने पिछले साल की अब आप बात कर लें, जब ये हुकूमत आई, फिर से इमरान खान साहब ने चिट्ठियाँ लिखी। आपने जब साइफर लहराया तो आपने पाकिस्तान के बिगेस्ट सिंगल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के ऊपर डिप्लोमेटिक हमला किया, आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली हमला किया, और आपने पूरी कोशिश की कि वो डिप्लोमेटिक ताल्लुक खत्म हो, और पाकिस्तान ने वो उसको बहाल किया। नहीं, मुझे आप आसमान से वो मौका दीजिएगा। तो देखिए, अगर आज की बात करें, नहीं, मैं आज उससे ही हमने आपको मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम दिलाया ना, कि पिछले 2 साल के अंदर यहाँ से आगे हमने कहाँ जाना है, बिल्कुल आगे मराहिल है, मगर पिछले 2 साल के अंदर जो हमने सफर तय किया है, यकीन करें ये पीटीआई की हुकूमत जहाँ पे बैठी हुई, क्यों नहीं इन्होंने हुकूमत बनाई फरवरी 2024 में, जब इनके पास मौका था पीपल्स पार्टी के साथ बात करने का। इन सब का ये ख्याल था कि जून 2024 तक ये हुकूमत नहीं बचेगी। अच्छा। मुआशी हालात इतने मुश्किल होंगे कि ये हुकूमत अपने वजन तले गिर जाएगी। ठीक है, मगर हमने IMF का प्रोग्राम भी किया, महंगाई की शरह 25-26% से 5-6% पर भी लेके आया, जो मुस्तकिल डबल। मगर बिलाल साहब, अभी आज आप वजीर खजाना है, आज के फिगर्स देख लें, बरामदात में कमी जी आपके सामने है। नहीं आसमा साहिब, वो चैलेंजेस हैं। 150 फैक्ट्रियां बंद हो गई, फैसलाबाद लोग बेरोजगार हो गए। जी जी, देखिए वो कब खुल रही है? नहीं सर, चले आसमा साहिब, इसी के जवाब हो ना। नहीं, अभी तो मैं उनके सवाल के जवाब की भरमार का जवाब दे रहा था। नहीं, मगर आप भी हैं, एक तो पूरा ऑपोजिशन का शो है, ये तो होना, पूरा ऑपोजिशन का शो है, मगर आप हुकूमत में सबर हौसला। नहीं, मैं सर, मगर कता कलामी तो ना हो ना जवाब। तो गुजारिश ये LSM इंडेक्स में 10% ग्रोथ आई है नवंबर में, जिसके अंदर आपके सारे शोबों की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। 6% की जुलाई से नवंबर की मुद्दत में पिछले साल से ग्रोथ आई है, इसी मुल्क के अंदर आई है, और इसी के साथ रोजगार भी जुड़ी हुई है। देखिए, महंगाई की शरह हम नीचे लेके आए हैं, उसमें ठहरा हुआ है। क्या कुव्वत खरीद में इजाफे की बेहतरी की गुंजाइश है? बिल्कुल है। क्या रोजगार हमने आगे मजीद मुस्तहकम करनी है? बिल्कुल करनी है, मगर पहले इस्तेहकाम आना था, फिर ये आना था। ये किसी का भी, इन सब का ही ख्याल था कि यहाँ तक हम नहीं आ सकते। अच्छा, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस तो है ना, अभी भी बहुत से हैं, बल्कि बेहद हैं। बिल्कुल, उसमें एक ये भी है कि 8 फरवरी को आपके खिलाफ एक फिर एहतजाज हो रहा है, जो बात कर रहे हैं अवाम के अंदर अनरेस्ट है, वो तो मौजूद है। पीटीआई के एहतजाज को अब अवाम का अनरेस्ट आप कहें ना, मैं तो नहीं मानता। हाँ, नहीं, मैं कह रही हूँ कि अनरेस्ट को वो कह रहे हैं कि अनरेस्ट है एक, जिसका कि उन्होंने यही कहना है। हाँ, नहीं, हमने नहीं कहना। नहीं, हम तो देखिए ना, एक बात मीडिया जो है वही बात करता है ना, मीडिया, ये वाया मीडिया ही बातचीत होती है। माजरत के साथ अगर आप कौमी असेंबली के अंदर देखें तो कोरम तो अक्सर नहीं होता। नहीं, चले, नहीं, वुज़रा वहाँ आते नहीं हैं। आइए फिर कौमी असेंबली पे बात करें। हाँ, वहाँ कौन से वुज़रा आते हैं? अभी पिछले हफ्ते की मैं आपको बताता हूँ कौन नहीं आता जी। सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात नेशनल असेंबली और सेनेट में कौन है? पीटीआई है। ना क्वेश्चन आवर में कोई उनका हिस्सा है,
ना कॉलिंग अटेंशन नोटिस में कोई हिस्सा है, जहां पे उनके कौमी इश्यूज पे आपने सवाल उठाना होता है। 6 महीने बाद तो आपने मुस्तफा भाई, opposition आपने leader का अगर तो पीटीआई notification ज्वाइन किया कर लिए तो इसको तो ना डिफेंड करें ना। अब अलामा साहब और अचकजई साहब का 6 महीने तक असेंबली जो है बगैर ऑपोजिशन लीडर के काम करती रही, वो आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, ये इतनी बड़ी पार्लियामानी रूल्स की वायलेशन। भाई ये बात आपकी क्यों चुभी? नहीं चले, मैं आपकी बात में उसका भी जवाब देखिए, हम आपसे सवाल इसीलिए कर रहे हैं कि आप जवाब दें कि आपके अभी कुछ दिन पहले ही तो कहा है कि वज़रा नहीं आते। 10 मिनट से तो बोल आप ही रहे हैं, कितना हो नहीं सर, नहीं सर, वो उमैन न्याज़ी साहब जो है आपके तनकीदी सवालों की भरमार के जवाब देने की कोशिश कर रहा था। नहीं आप बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। मगर कौमी असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से भागे रहे हैं पीटीआई वाले। ना सेनेट की स्टैंडिंग कमिटीज, ना नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमिटीज, ना क्वेश्चन आवर, ना कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे आते हैं, सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए आके वहां पर डिस्टर्ब करते हैं और भाग जाते हैं। अचकजई साहब और अलामा अब्बास साहब, ठीक है, मगर कोरम पूरा करना तो आपकी जिम्मेदारी है, जो कि अक्सर नहीं होता है। पीपल्स पार्टी ये शिकवा करती हुई दिखाई देती है कि वज़रा नहीं आते। उस दिन नवीद कमर साहब ने तकरीर की है कि वज़रा नहीं आते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है बगैर सदर के दस्तखत के ऑर्डिनेंसेस जारी हो रहे हैं। मेरा ख्याल है बिल्कुल कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पे हमारे मेंबर, जहां पे इनके हलीफ वॉकआउट कर रहे हैं इनके रवैये के खिलाफ। मैं उमैन न्याज़ी साहब नई चीजें, उमैन न्याज़ी टोटियां सर हो रही हैं। नहीं सर, उनके साथ मामला चल रहा है आपकी तवक्कुआत के बरक्स। ऐसे में पीटीआई जो है वो अब हड़ताल की तैयारियों में, जाहिर है कि वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ है। आपको लगता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो हड़ताल कामयाब करवा पाएगी? क्योंकि JUIF ने भी जलसों का ऐलान कर रखा है उसी तारीख पे। देखें, एक अच्छा स्टार्ट है। देखें, और अवाम के इस वक्त जज्बात की ये अक्कासी कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे देखें अवाम के साथ हो क्या रहा है। कैनी साहब ने तो बड़े जो है ना बेहतरी के अदाद शुमार गिनाने की कोशिश की है, मगर देखें इस वक्त किसान बुरी तरह से पिस चुका है। किसान का वो है कि इनकी हुकूमत में 5 के 5 फसल पे उसने नुकसान किया है। जो मैंने गंदम 5,500 की बेची थी, आज 11,000 रुपये में भी बोरी नहीं मिल रही। जो आलू काश किया किसान ने, 122 किलो की बोरी होती है, 1200-1300 रुपए में बिक रही है। ये सूरत हाल है जिस पे किसान को एक सीज़न के फसल में 1.5 लाख का नुकसान है। इसी तरह जो इमरान खान के दौर में गन्ने का रेट था, आज भी वो 400-450 के इर्द गिर्द मगर ये गन्ना खरीदा जा रहा है और चीनी की कीमत डबल हो गई। पार्लियामेंट में ये नहीं बताते। पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों आम आदमी की, किसान की बात नहीं करते? पार्लियामेंट तो डिसफंक्शनल हुआ है ना। पार्लियामेंट तो डिसफंक्शनल हुआ है। पार्लियामेंट में क्या होता है, देखें आप नंबर ऑफ आवर्स तो देखें। पार्लियामेंट तो 130 दिन पूरे करता है, जिसकी एवरेज 2.5 घंटे भी दिन की नहीं बनती। क्या पार्लियामान इधर एक दिन जो बैठता है जिसके लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, क्या स्पीकर साहब और बाकी टीम जो चेयर कर रही होती है वो जहमत करती है कि हाउस 6-6 घंटे चले, 7-7 घंटे चले और अवामी इशूज पे बात हो? नहीं, मैं वही देखे अभी इतने बड़े नहीं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई, ठीक है, पीस बोर्ड वाली, ना कहीं डिस्कस हुई, ना वो मामला टेबल हुए। सेशन मौजूद था ना, उस पे करते, किसी ने जुर्रत ही नहीं की। क्योंकि देखें अमेरिका सरकार नाराज ना हो जाए, हम उस तरह से चल रहे हैं। हम इतने बड़े जमहूरी हैं कि बाद में खबरें आती हैं कि जी इसको तो कैबिनेट ने अप्रूवल दी हुई थी। देखिए जब मामलात इस तरह से चल रहे हो, रबर स्टैंप हो, जब आपको पता हो आपका मैंडेट आपका है ही नहीं, आपको बिठाया गया है, तो आप इसी तरह से बिहेव करेंगे। फिर आपको सारा जो ढाल अपनी नजर आएगी ना, वो पास्ट में आप ढूंढेंगे कि फलां ने ये अच्छा, गजा पीस बोर्ड के ऊपर आपने बात की। गजा पीस बोर्ड के ऊपर जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का स्टेटमेंट हमने देखा, पीटीआई का देखा कि मुस्तरद कर दिया, लेकिन पीटीआई का उसके बाद हमने कोई रद्द अमल नहीं देखा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बात की है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के वाइस चेयरमैन ने बात की है। पीटीआई का तो हमें उसके बाद फिर दोबारा मौक़िफ़ नज़र नहीं आया। शायद मैंने मिस किया। गौहर खान ने बात की है उनसे पहले। ये आप जो बात कर रही हैं, ये जॉइंट सेशन में बात हुई, और जॉइंट सेशन में आपने जिस तरह से देखा, सारे बात करना चाहते थे। अली मोहम्मद खान सब ने हाथ खड़ा किया हुआ था, स्पीकर साहब के साथ साथ, नहीं जुमे की नमाज का वक्त हो रहा है, हमने हाउस कंक्लूड करना है। भाई जुमे की नमाज बिल्कुल पढ़े, क्या उसके बाद हाउस करना क्या कानूनी तौर पर जुर्म है? क्या हाउस जुमे के बाद नहीं हो सकता था? बात है कि हम इन टॉपिक्स पे बात ही नहीं करना चाहते। हमारी देखें फॉरेन पॉलिसी, बाकी सारे मामलात हो गए, कहीं और तैयार हो रहे हैं। ठीक, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर अगर ये बातें नहीं होंगी तो कहाँ होंगी। फिर टॉक शोज तो राइट फोरम नहीं है जहाँ पे ये बात हो, कराची का मसला हो या कोई और मसला हो। असल तो पार्लियामान है, वो कैसे फ़ाल होगी, जबकि 8 फरवरी को
नई हड़ताल और बाकी जो एहतजाज है वो भी होगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाल साहब, आप जवाब दीजिएगा जो बैरिस्टर साहब ने कहा है, लेकिन उससे पहले मुस्तफ़ा 6, 7 और 8 तारीख बसंत अनाउंस की है पंजाब गवर्नमेंट ने। आप लोगों के जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो स्केड्यूल है वो भी 8 तारीख का है, जिसमें कि आपने हड़ताल करनी है। तो ये आपको लगता है कि ये कामयाब हो जाएगी, एक बात, और दूसरा JUIF अलग जो है वो कर रही है, उनके साथ भी कोई बातचीत हुई आपकी? क्यों नहीं कामयाब होगी जी? ये अवाम की तज़हीक का दिन है, जिस दिन इज्तिमाई तौर पर अवाम की तज़हीक की गई, उनका फैसला चाहे वो हमें पसंद हो ना पसंद हो, उस दिन उनका फैसला बदला गया, उनके फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। ये तो अवाम उस दिन की अगर ग्रेविटी को महसूस नहीं करते तो फिर हम पे तो कोई गिला नहीं है। हम तो ये महसूस करते हैं, हम ये समझते हैं कि 8 फरवरी वाले दिन इस मुल्क के लोगों का जो मैंडेट था वो चुराया गया। न सिर्फ चुराया गया बल्कि 8 फरवरी के दिन तक पहुंचने के लिए, उन अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए उनके रास्ते में जो दीवारें खड़ी की गई, एक जमात से उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया। उस जमात के ऊपर कोई भी कॉर्नर मीटिंग जलसा करने पर पाबंदी थी। उनके नए कैंडिडेट्स उनको लेकर आने पड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा के लोग उनसे छुड़वा दिए। उनके कायद जमात के सरबराह जेल में इमरान खान साहब। तो जो दीवारें खड़ी की गई थी उसके बावजूद पाकिस्तान के लोग बाहर निकले और उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज किया। और हम इस मुल्क के अंदर अगर हमने कोई वापस सेम्बलेंस लेकर आनी है तो हमें ये इंतकाल इक़्तिदार के प्रोसेस को ठीक करना होगा। देखिए, सियासी जमातों से इख्तलाफात हमें रहते हैं, करनी पड़ेगी ना। देखिए ना, अब उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज जो हुई है कि पिछले 4-5 महीने से इन्होंने ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, ऑपोजिशन लीडर सेनेट, उनका नोटिफिकेशन हुकूमत नहीं होने दे रही थी। ये हुआ है नोटिफिकेशन, ये हुकूमत ने कोई एहसान नहीं किया, ये हक था ऑपोजिशन का, लेकिन ये एक मुस्बत कदम है। इसके बाद अब हम ये चाहते हैं कि बैठकर हम साथ ये इंतकाल इक़्तिदार का प्रोसेस, उसको दोबारा कैसे क्रेडिबल बनाना है, हमने इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दोबारा कैसे करने हैं, पार्लियामान की बालादस्ती को कैसे मजबूत करना है, जो हम स्पेस सीड कर चुके हैं उसको रीगेन कैसे करना है, अदलिया को कैसे वापस अपने पैरों पर खड़ा करना है, जो 26वीं 27वीं बड़े अच्छे से ये बातचीत होगी, बातचीत इस पे होनी चाहिए। और इन्हीं इश्यूज पे हमने जिस वक्त वजीर आजम साहब ने कहा कि वो ऑपोजिशन के साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, तो हमने भी इन गुड फेथ हमने रिस्पॉन्ड किया। और इसलिए रिस्पॉन्ड किया और उसको अनकंडीशनल बनाया कि हमने कोई नहीं कहा कि जनाब कि आप ऑपोजिशन के साथ अपने रवैये के अंदर नरमी लेकर आएं, आप इमरान खान साहब के, हमने कोई कंडीशन अटैच नहीं की। हम चाहते हैं कि जो बड़े इश्यूज हैं, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं है जो आपने ऑफर किया, फिर गवर्नमेंट ने भी कहा, वजीर आजम ने भी कहा, बाकी लोगों, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आई कि बैठे बातचीत के लिए कोई रास्ता बनाए, कोई आया हुकूमत की तरफ? अभी तक तो कोई एज सच डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मामलात सड़कों पर तय ना हो। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बातचीत के फेवर में है क्या? इमरान खान साहब भी फेवर में होंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। महमूद खान अचकज़ई साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि अगर आप इन बड़े इश्यूज के ऊपर हमारे साथ बैठकर गुफ्तगू करते हैं तो इमरान खान का दस्तखत उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके आना मेरी जिम्मेदारी है। उनको ये मैंडेट हासिल है। इमरान खान साहब ने ये मैंडेट अचकज़ई साहब को और अल्लामा साहब को दिया है कि वो मुस्तकबिल की हिकमत अमली, चाहे मुज़ाकरात या मुज़ाहमत, उसके हवाले से जो भी हिकमत अमली देंगे वो फॉलो की जाए। लेकिन साथ साथ जो है वो मुज़ाहमत भी तहरीक इंसाफ जो है वो कर रही है। लेकिन अब 8 फरवरी को हम क्यों बात ना करें? 8 फरवरी को तो देखें, मैं एक फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ कि इस्लामाबाद के जो हलके थे और जिस हलके से मैं कंटेस्ट कर रहा था कि वहां पर इलेक्शन जीता कोई और, जिता किसी और को दिया। फॉर्म 45 दत्थे हमारे पास पड़े हैं। जस्टिस जहांगीरी का एग्जाम्पल आपके सामने है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह थे, उन्होंने जैसी प्रोब करने की कोशिश की उनको एक एग्जाम्पल बनाकर रख दिया गया। आज तक जो इलेक्शन की पिटिशंस हैं, जाहिर है कि इलेक्शन कवानीन को बदल दिया गया, ये इल्जामात हैं। बिल्कुल बिलाल साहब, आप डिफेंड करेंगे एक बात। दूसरी बात ये कि जब अनकंडीशनल बात कर ली है महमूद खान अचकज़ई साहब ने, तो फिर हुकूमत क्यों देर कर रही है? कोई कमेटी शमेटी तो बनी हुई है मगर वो आगे नहीं बढ़ पा रही। अच्छा, सबसे पहले तो आसमा साहबा, मैं आपके जो आखिरी जो आपने बात की ना, इसमें ये आपको रखना चाहिए कि हुकूमत कभी बातचीत की मेज से उठी नहीं थी। देखिए, फिर से होनी चाहिए अगर कंटिन्यूएशन होती है।
مگر اٹھی ہے تو پی ٹی آئی اٹھی ہے، پہلے آئی نہیں تھی اور پھر اٹھی تھی. اور اس کی دیگر مثالیں، مطلب کہ ایاز صادق صاحب کی قیادت میں پچھلے ہی سال میرے خیال سے کچھ 1.25 سال ہو گیا مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا، تو پی ٹی آئی اس میں سے اٹھ کے گئی تھی. پارلیمنٹ کے اندر بات کر رہے تھے عمیر بھائی کہ ڈس فنکشنل ہے، تو نمبر 1 تو فرینکلی اگر اتنی ڈس فنکشنل ہے تو تنخواہیں لینے چھوڑ دی. یہ تو وہی بات ہے جو دھرنے کے دنوں میں پی ٹی آئی کرتی تھی، تنخواہیں علیحدہ لے رہی تھی، کنٹینر سے لانتے علیحدہ بھیج رہی تھی. تو یہ تو ایک خیر دورہ میں آ رہا ہے. دوسری بات دیکھیے، جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھی ان کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ آئیں بیٹھیں، نہیں آئے تھے. قومی اسمبلی کے فلور پہ دہشت گردی کے اوپر ایک سنجیدہ گفتگو ہوئی تھی ان کیمرہ، نہیں آئے تھے. بالا کوٹ حملے کے بعد ہوئی تھی، نہیں آئے تھے. فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس کی گئی، نہیں آئے. آج پھر سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس دن سینٹ میں بات کی. دیکھیے بات چیت ہونی چاہیے اور آگے میرے خیال سے اس میں ہوگی، مگر اب اس دفعہ امید کرتے ہیں کہ مولانا اچکزئی صاحب کی موجودگی سے اور راجہ ناصر عباس اس میں کردار ادا کریں گے کہ اب پی ٹی آئی سنجیدگی دکھائے گی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی صلاحیت دکھائے گی جو اس نے پچھلے سالوں میں کنسسٹنٹلی دکھایا کہ وہ اس کے قابل اچھا نہیں. میں کوئکلی آپ جو بات کریں، میں اس سے پہلے کہ عمیر صاحب کے پاس جاؤں، یہ جو آپ نے بات کی کہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دستخط لے لیں گے خان صاحب سے، سہیل آفریدی صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے بات کریں، صرف اور صرف ان سے بات چیت ہو سکتی ہے اور وہ آگے بڑھ سکتی ہے. تو آپ کلیئر ہیں کہ اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے؟ میں نے سہیل آفریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی، اس کے اوپر تو کامنٹ نہیں کر سکوں گا. لیکن دیکھیں اسما بہن، اس وقت جن حالات سے ریجن گزر رہی ہے، مشرق وسطیٰ میں خدا نہ کرے ایک بہت بڑا بحران، امریکی بحری بیڑا ایک، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر گھیراؤ کر بیٹھے ہیں. مشرق وسطیٰ کی دیگر جو حکمران ہیں وہ سٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایئر سپیس اور کسی صورت ایران کے اوپر حملے میں انوالو نہیں ہوں گے. دنیا کے اندر ویسے ہی ایک بھونچال ہے. وینزویلا میں کیا ہوا، انٹرنیشنل قوانین کی، یونائٹڈ نیشنز کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. ایک طرف آپ کے موڈی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی طاق میں انتظار میں ہے، کسی موقع کی تلاش میں ہے. دوسری طرف آپ کے بارڈرز کے اوپر ایک جاہل اور جاہلیت کی انتہا اور اسلام کا چہرہ مسخ کرنے والے طالبان بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ کمپلشن کریٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کو ختم کریں. اس پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے اینڈ آف دا ڈے بات نیگوسیشن سے ہی ہونی ہے، اور اس کے اوپر مکمل کلیئرٹی ہے، حکومت کو بھی پتا ہے، اور بہرحال تحریک انصاف اس بات کا اظہار کر چکی ہے. عمران خان صاحب کے ٹویٹ آن ریکارڈ موجود ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے تمام جو اختیار ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کو دے. لیکن بیرسٹر صاحب جیسے ابھی بتایا، ایک بڑی زبردست پکچر، یعنی ایک افسوسناک ہے لیکن ایک یہی پکچر ہے جو کہ بھی دکھائی ہے مصطفیٰ صاحب نے کہ جو خطے کی صورتحال ہے اسی میں آپ تیرا کی اوپر دیکھ لیں، وہاں پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں. آپ کہتے ہیں دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے چاہیے، کل آپ کے بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں بالکل نہیں کرنے چاہیے مذاکرات، سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے. پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے ان سارے نیشنل ایشوز کے اوپر، اور کیوں اس وقت جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر کے مشترکات پہ بات نہیں ہو سکتی؟ اچھا دیکھیں، پی ٹی آئی کو کلیئرٹی ہے. پی ٹی آئی نہ کوئی دہشت گردوں کی کسی طرح سے اپیزر ہے. پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے کہ اپنے لوگوں کا جو تحفظ ہے وہ اہم ہے اور اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے. اپنے لوگوں کو نہ کسی کی ڈھال بننے دیں گے، نہ کسی کے لیے ان کو قربان ہونے دیں گے. دیکھیں ہم چیزوں کو جو ہے نا بہت نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں، ہم خالی ایک لمیٹڈ لینس سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں سیکیورٹی پرسپیکٹیو پاکستان سے بیجونڈ بھی جاتا ہے. اگر آپ آج کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس میں آپ نے امریکہ کا بھی عمل دخل دیکھنا ہے. دیکھیں دوحہ میں اگر ٹاکس ہوئی تو اسی طالبان کے ساتھ امریکہ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا. سب سے پہلے سوال امریکہ سے بنتا ہے کہ جب آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا تھا، اس معاہدے میں طے ہوا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف بھی دہشت گردی کے لیے نہیں استعمال ہوگی. آج آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ کیوں نہیں امریکہ کے سامنے رکھتے کہ ہماری سرزمین کو انہوں نے جو ہے نا گرم کیا ہوا ہے، ہمارے لیے مشکلات بنائی ہوئی ہیں، یہ کس کے بہاف پہ کر رہے ہیں؟ پھر جو وہ اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے، افغانستان سے بھی ہم نے یہی سوال پوچھنا چاہیے نا. افغانستان تو ڈائریکٹلی نہیں، افغانستان سے پہلے ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو اس کو آج بھی امداد دے رہے ہیں افغانستان کو. افغانستان کا پیسہ کدھر سے آ رہا ہے اور وہ کس طرح سے جو کہ یہ وائلیشنز کر رہا ہے اس کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان وائلیشنز کے اندر نہیں ہے. مطلب آپ کی پی ٹی آئی کی پالیسی جو ہے وہ افغانستان کی طرف اتنی نرم کیوں ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. نہیں
افغانستان کے لحاظ سے بالکل نرم نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں افغانستان کسی کا ہتھیار بنا ہوا ہے. بات ہے جن کا ہتھیار بنا ہوا ہے آپ ان تک جا ہی نہیں رہے. نہ آپ انڈیا کو اس طرح سے گرل کر رہے ہیں, نہ آپ امریکہ سے کچھ سوالات کر رہے ہیں. اتنی بڑی جنگ میں ہم نے ایک اور سے فیز میں رہ رہے ہیں. انڈیا کو اتنی بڑی جنگ میں پاکستان نے شکست دی, اور کیا کرے پاکستان یہ, اور افغانستان کے اوپر بھی پاکستان نے جو جی یہ فورتھ جنریشن وارفیئر خالی جہازوں تک محدود نہیں ہے. جو روز بروز ہو رہا ہے, جو آپ کے ملک میں ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے, کدھر سے ہو رہی ہے, وہ ثبوت کدھر دینے ہیں. بات ہے ایف اے ٹی ایف کی سینکشنز اگر ہم پہ لگ سکتی ہے تو انڈیا پہ کیوں نہیں لگ سکتی؟ انڈیا کو کیوں نہیں اس پہ اکاؤنٹ فار کیا جا سکتا؟ بات ہے جب چابہار سے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں. میں واپس پی ٹی آئی پہ آتی ہوں سر. پی ٹی آئی یہ ساری باتیں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کر سکتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, قوم کے وسیع تر مفاد میں ان سارے معاملات پہ پارلیمان میں بیٹھ سکتی ہے, لیکن نہیں بیٹھتی. دیکھیں بالکل بیٹھ سکتی ہے, مگر رویوں کی بات ہے. دیکھیں بلال بھائی نے بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ جی ان کا دورہ معیار ہے, تنخواہیں کیوں لیتے ہیں. مگر بات یہ ہے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ایوان میں 17 سیٹوں والے ادھر حلال اور حرام کا مسئلہ ہے. جو حرام کی تنخواہیں لے رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی, جنہیں ذرا احساس نہیں ہو رہا کہ ملک کی سالمیت کو ہم خطرے میں ڈال رہے ہیں, ملک کو کمزور کر رہے ہیں, وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بات ہے دیکھیں ہم آج بھی ان ساری چیزوں کو بھول کے ملک کے لارجر انٹرسٹ میں ان چیزوں پہ بات کرنے کو تیار ہے. مگر بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ تحریک انصاف دیوار میں لگا ہوا کیل ہے اور اس کو ہم دبائی جائیں گے, تو اس طرح نہیں ہوگا. بات ہے آپ کو اوپن اپ ہونا پڑے گا. غلطیاں آپ کے اینڈ پہ بھی ہیں, ہمارے اینڈ پہ بھی ہوں گی. سی بی ایمز لینے پڑیں گے, آف کورس گورنمنٹ کو لینے پڑیں گے. بالکل صحیح بات ہے. میں ایک بریک لے لوں, پھر مجھے پتا ہے آپ جواب دینا چاہتے ہیں. بریک کے بعد میں آپ سے پوچھ لوں گی. چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلال صاحب آپ نے سنی بات بیرسٹر عمیر صاحب کی بھی, اور صحیح ہے, مطلب اپوزیشن ایسے ہی بات کرتی ہے. مصطفیٰ صاحب کی بھی بات سنی. اب کوئی ریکنسیلیشن کے لیے ایفرٹ سی بی ایمز آپ لے سکتے ہیں؟ آسما صاحبہ جیسے میں دہرانا نہیں چاہتا, مگر میں نے آپ کے سامنے وہ ساری مثالیں رکھی جہاں پہ حکومت نے تو بات چیت کا رویہ رکھا ہے. یہ فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے. عمیر بھائی کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے آئی تھنک اگر عمیر نیازی کے ہاتھ میں ہوتا یہ معاملہ تو عمیر نیازی کل بات کرتا. عمیر نیازی کے ہاتھ میں یہ معاملہ ہے نہیں, اور ان کی جماعت میں لوگ ہیں جو ایک ریزنیبل طریقے سے شاید اس چیز کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, مگر رکاوٹ اس ساری بات چیت میں وہی شخص ہے جو ڈیالہ میں ہے. آپ اس شخص کا آج بھی وہ ٹویٹ نکال دیں, ملک کی سالمیت کی بات کی عمیر بھائی نے, وہ کیا ٹویٹ ہے؟ چلیں آپ کے اوپر مظالم کا آپ کا مقدمہ کوئی مان بھی لے, وہ کہاں سے وہ ٹویٹ جسٹیفائڈ ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی افواج افغانستان کے ساتھ جان بوجھ کر معاملات بھڑکاتی ہیں, جس پہ آپ کہتی ہیں کہ دہشت گردی اس ملک میں انہی افواج کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے, جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا این ڈی یو کی ورکشاپ میں جانا شرمناک بات ہے. یہ کون سی زبان ہے, یہ کون سا رویہ ہے؟ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کی جماعت کا بھی کوئی بھی شخص آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس طرف ڈرتا ہے کہ میں اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کے سامنے کٹ جاؤں گا. تو دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب نے سینٹ کے فلور پہ یہ بات کی کہ ہر چیز کا ایونچولی رستہ بات چیت سے ہی نکلنا ہے. اب میں امید کرتا ہوں اجگزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس کے آنے کے بعد مجھے تھوڑی سی زیادہ سنجیدگی نظر آئی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو اس طرف قائل کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آگے بات چلتی ہے اور قومی ایشوز کے اوپر بات چیت ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے تب بھی ویلکم کیا تھا جب ایاز صادق صاحب کی قیادت میں بات چیت. چونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک تحفظ آئین برج کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اچگزئی صاحب پرائم منسٹر ویسے تو قائد حزب اختلاف کے طور پہ ان کو ملنا ہے, الیکشن کمشنر کی ان کو تعیناتی کرنی ہے, یہ سب مراحل ہوں گے اور برج بن سکتا ہے. قومی ایشوز کے اوپر کیوں نہیں جی؟ ہم نے آخرکار یہ ذمہ داری میں فرینکلی صرف حکومت کی نہیں ہے, اپوزیشن کی بھی ہے کہ ملک کو بحران سے نکالے. بحرانی ایک کیفیت ہے ملک میں, کاروباری طبقہ یہ اس ملک کے اندر سے پیسے باہر لے کے جا رہا ہے, آپ کے پاس انویسٹمنٹس آ نہیں رہی, بے روزگاری انتہا پہ ہے, لوگ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے الجھے ہوئے ہیں, زرعی طبقہ پورا کا پورا ڈیمولش ہو چکا ہے. ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پولیٹیکل کرائسس, سیاسی بحران, اور پھر اپنے ارد گرد دنیا کے واقعات کے اوپر بھی نظر دوڑا لیں تو صرف وہی ملک اس نئی دنیا پہ جو ہمارے سامنے ابھر کر آئی ہے
कामयाब और कायम रह सकेंगे जिनके अंदर एक्सप्लॉइटेबल फॉल्ट लाइंस नहीं होंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हमें अपने इस और मुल्क के इसको अंदर सूनर और लेटर इसको रियलाइज करना जी। चाहिए। वैसे साहब, लास्ट आपका कमेंट, आप इस वक्त मिल बैठ के कायमा कमेटियों में आने का CBM दे सकते हैं आप? देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, मगर बात है कि देखें, तहरीक इंसाफ का हर एहतजाज को आप मनफी अंदाज में ना देखें। एहतजाज कोई कॉल है एक तवज्जो दिलाने के लिए, तवज्जो लेने के लिए, और अल्टीमेटली जैसा मुस्तफ़ा भाई ने बात की, कियानी साहब ने बात की, टेबल पे ही जाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा दिल बड़ा करें, अल्टीमेटली स्पेस बनेगी और ये हल उसी तरह से होंगे जिस तरह सब सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उसके लिए छोटे छोटे कदम उठा के आप बड़े कदम तक जा सकते हैं, और वो छोटे कदम दोनों तरफ से होंगे, लेकिन हुकूमत को ये पहल ज़रूर करनी पड़ेगी। इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना पड़ेगा जो अचकज़ई साहब की सूरत में, उनकी शख्सियत की सूरत में इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के तौर पे वो सामने आ चुके हैं। सो इस पे बात आगे बढ़ेगी या नहीं, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।